नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा कैंपस पर। हमारा जो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के लिए मध्यकालीन इतिहास का क्लास चल रहा था, आज उसमें यह तीसरी क्लास है जिसमें हम महत्वपूर्ण तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के विषय में देखेंगे और तत्कालीन भारतीय शासकों के विषय में जिनसे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे तथा महत्वपूर्ण जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण हैं, खास करके तराइन के जो युद्ध हैं, चंदावर का युद्ध है, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हमारा मुख्य फोकस ऐसे तथ्यों को पढ़ना है जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए आज अपने इस महत्वपूर्ण लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है मोहम्मद गौरी से संबंधित है। मोहम्मद गौरी, इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे एक नाम है शिहाबुद्दीन, एक नाम है मुईबुद्दीन, एक अन्य नाम है बहुत ही प्रसिद्ध है मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम, यानी इसके जो चार नाम है, एक मोहम्मद गौरी, दूसरा शिहाबुद्दीन, मुईबुद्दीन और मोहम्मद बिन साम, महत्वपूर्ण इसके नाम है। कई पुस्तकों में आप मोहम्मद गौरी की जगह मोहम्मद गौरी भी लिखा पाते हैं। ठीक, तो दोनों एक ही चीज़ है, शुद्ध उसका मोहम्मद गौरी ही है। अगर हम गौरी के वंश की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो मोहम्मद गौरी जो है, इसके अगर हम वंश की बात करते हैं तो तुर्कों की एक शाखा थी, संसगानी। ठीक, यह संसगानी वंश का शासक था। ठीक है, कौन सा? संसगानी वंश, या फिर इसी को संसबनी भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है। तो संसबनी वंश जो है उसकी एक मतलब उसका यह शासक था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद गौरी से पहले या उसके पैरेलल ही उसका भाई जो है शासक रहता है गजनी का। अब अगर इन लोगों की बात करते हैं, जो ये संसबनी वंश है, इन लोगों की बात करते हैं तो यह ईरान से आकर के अफगानिस्तान के गोर प्रांत में बसे थे। कौन सी जगह पे? गोर है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। आए कहाँ से थे? ईरान से आए थे ये लोग, यानी मोहम्मद गौरी नहीं आया था, बल्कि इसके वंश के पहले शासक, इसके वंश के पूर्वज जो थे, ईरान से आकर के गोर में, गोर जो अफगानिस्तान में जगह है, वहाँ पर बसे थे। तुर्क होने से पहले, यानी इस्लाम ग्रहण करने से पहले, ये लोग कौन धर्म अपनाते थे? बौद्ध धर्म के महायान शाखा। यानी महायान बौद्ध शाखा जो है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है, उसके ये लोग अनुयायी थे, यानी बौद्धिस्ट थे। और यह जो गोर प्रांत है, यहाँ पर जो निवासी हैं बौद्ध धर्म भी अपनाते थे और उसके साथ ही साथ हिंदू धर्म को भी मानने वाले यहाँ के साथ लोग रहते थे। हिंदू धर्म, ठीक, हिंदू धर्म को भी मानते थे। यानी गोर प्रांत जो अफगानिस्तान में है, यहाँ के लोग क्या थे? बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे, बौद्ध धर्म को भी मानते थे, इसके साथ ही कुछ लोग हिंदू धर्म को भी मानते थे। जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी ने गोर पर आक्रमण करके, कहाँ पर? गोर पर आक्रमण करके यहाँ के निवासियों को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया, यानी इनका धर्मांतरण करवा करके इस्लाम धर्म इनको अपना दिया। यानी कि पहले लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, महमूद गजनवी के टाइम पे या मोहम्मद गजनवी के टाइम पे इन लोगों ने क्या कर लिया? इस्लाम धर्म को अपना लिया। ठीक, तो यानी
जो इसके पूर्वज हैं, मोहम्मद गौरी के पूर्वज कौन है? बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाले। जबकि मोहम्मद गौरी क्या है, किस धर्म को मान रहा है? अब इस्लाम धर्म को मान रहा है। अगर हम यहाँ के शासकों की बात करते हैं, गौर की, तो गौर के शासकों की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी से पहले उसका बड़ा भाई जो है यहाँ पर शासन कर रहा था, जिसका नाम था गियासुद्दीन। क्या नाम था? गियासुद्दीन। गियासुद्दीन है कौन? यह मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई। ठीक, गौरी का बड़ा भाई है कौन? गियासुद्दीन। गियासुद्दीन गौर का शासक है, मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई है। ठीक, इसी का जो छोटा भाई यानी मोहम्मद गियासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन यानी कौन है? मोहम्मद गौरी है। ठीक, तो इसने क्या कहते हैं, वहाँ पर गौर पर शासन कर रहा है और इसका जो शासन क्षेत्र है पूरा गौर, और इधर ख्वारिज्म का जो वंश है, ख्वारिज्म के शासकों का जो राज्य क्षेत्र है वहाँ तक इसका प्रांत लगा हुआ था। अब 1173 में क्या होता है? 1173 में गौरी ने क्या किया? गौरी ने अफगानिस्तान के ही एक प्रांत गजनी पर आक्रमण किया। गजनी पर आक्रमण करके जीत लिया, गजनी को जीत लिया। ठीक, अब गजनी पर शासन किसका था? तो गजनी पर शासन गजनवी, महमूद गजनवी का जो है उसके उत्तराधिकारियों का शासन था। तो जब गजनी को 1173 में कौन जीत रहा है? मोहम्मद गौरी जीत रहा है। तो इसके बाद अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? मोहम्मद गौरी की भी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, वह भी भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा है। अब उसमें आक्रमण, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण हैं, इससे संबंधित भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो है कि जब गजनी को जीत लिया तो एक इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। ठीक, महत्वाकांक्षा बढ़ गई। ठीक, अब दूसरा क्या चाह रहा है? इसका भाई कहाँ का शासक है? गौर का शासक है। तो जो गौरी है यह चाह रहा है कि हम भारत पर शासन करें। ठीक, भारत पर अधिकार करना चाह रहा है। अब भारत पर अधिकार क्यों करना चाह रहा है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब गजनी को जीत लिया मोहम्मद गौरी ने 1173 में, तो महमूद गजनवी जो है उसके वंश का शासक क्या है, यहाँ पर शासन कर रहा था पंजाब प्रांत पर। कौन? खुसरो मलिक। तो जब गजनवी को जीतने के बाद, यानी गजनी वंश को जीतने के बाद, इसका जो महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, यह अपना पैतृक अधिकार समझने लगा है कि मैं गजनी का शासन कर रहा हूँ। तो गजनी जो महमूद गजनवी वंश के लोग हैं उनका शासन यहाँ पर पंजाब में भी है, तो इस प्रकार से मेरा अधिकार पंजाब पर भी बनता है। ठीक, तो इसलिए वह पंजाब पर आक्रमण करने की सोच रहा है। इसके साथ ही साथ कई कारण ऐसे थे कि वह अपने साम्राज्य के पूर्वी भाग पर ही आक्रमण कर रहा था। जैसे पश्चिम की ओर आक्रमण क्यों नहीं किया, यानी अफगानिस्तान से पश्चिम की ओर आक्रमण क्यों नहीं किया? तो पहला कारण इसका है, पहला कारण है जो गजनी है, गजनी यानी अफगानिस्तान से पश्चिम यानी ईरान के साइड आक्रमण करने का जो उत्तरदायित्व है, पश्चिम की ओर आक्रमण करने का उत्तरदायित्व किसका है? इसके बड़े भाई गियासुद्दीन का। ठीक, यानी गजनी से अफगानिस्तान से पश्चिम की तरफ विस्तार करने का उत्तरदायित्व गियासुद्दीन का है। मोहम्मद गौरी का उत्तरदायित्व किधर है? पूर्व की तरफ आक्रमण करने का। तो इसकी वजह से इसने आक्रमण नहीं किया। दूसरा एक प्रबल कारण माना जाता है, महत्वपूर्ण कारण यह है कि पश्चिम की तरफ जो है उस समय ख्वारिज्म जो वंश है, इसके शासक जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं।
शासक क्या हैं? शक्तिशाली हैं। तो यानी जब शक्तिशाली शासक हैं तो मोहम्मद गौरी को डर भी है कि हम वहाँ पर जीत नहीं सकते, यानी पराजित हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब 1205 में देखोगे अंधखुंद की लड़ाई होती है तो उसमें ख्वारिज्म के शाह ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, यानी एक डर इसके अंदर था। इसकी वजह से यह पश्चिम की ओर यानी अफगानिस्तान से पश्चिम की ओर आक्रमण नहीं करना चाह रहा था। एक कारण और था इसका, यह धर्म विस्तार करना चाहता था। ठीक, धर्म का प्रचार करना चाह रहा था मोहम्मद गौरी। और दूसरा कारण था धन प्राप्त करना चाह रहा था। ठीक, यानी धर्म का प्रचार भी करना चाह रहा था, क्योंकि नए नए ये लोग जो थे इस्लाम धर्म को ग्रहण किए थे। तो मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को कि जब कोई भी शासक या कोई भी व्यक्ति नया धर्म ग्रहण करता है तो उसके अंदर उत्साह ज़्यादा रहता है, वो बहुत ज़्यादा कट्टर रहता है। धीरे धीरे उसमें फिर कट्टरपन जो उसका है धीरे धीरे समाप्त होता है। तो ये लोग जो हैं नया नया धर्म ग्रहण किए थे, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनके अंदर कट्टरता थी। तो यह लोग कहीं ना कहीं धर्म का तो प्रचार करना ही चाह रहे थे, धन भी प्राप्त करना चाह रहे थे। और पश्चिम में जो मैंने बताया क्यों नहीं आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ख्वारिज्म का जो शासक है बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरा कारण था गियासुद्दीन जो इसका बड़ा भाई है उसका उत्तरदायित्व है कि वह आक्रमण करेगा पश्चिम के साइड, पूर्व की साइड मोहम्मद गौरी आक्रमण करेगा। अब हम देख लेते हैं कि भारत की वर्तमान उस समय की स्थिति क्या है। भारत के तत्कालीन शासक कौन है? या फिर गौरी के समकालीन शासक? तो गौरी के समकालीन अगर हम शासकों की बात करेंगे तो उस समय देखोगे जो पूरा साम्राज्य है, खास करके वर्तमान समय का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, इस पूरे क्षेत्र में 3 मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे, जिसमें 3 राज्य थे मुस्लिम राज्य। कौन कौन से थे? एक था पंजाब, दूसरा मुल्तान और तीसरा सिंध। अगर हम मैप में इसको देखना चाहेंगे तो भारत का जब हम मैप देखते हैं तो वर्तमान समय का जो भारत ऐसे गुजरात फिर उसके बाद राजस्थान ऐसे शुरू होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान है। ठीक, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहीं से अफगानिस्तान जब शुरू होता है फिर पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पर जो है सिंध का एरिया पूरा है। कौन सा एरिया है? यह सिंध है। ठीक, यह सिंध हो गया। फिर इधर जो एरिया है यह पूरा एरिया मुल्तान है, और फिर इधर का पूरा एरिया जो है यह पंजाब है। ठीक, पंजाब, मुल्तान और सिंध, यहाँ पर मुस्लिम शासकों का शासन था। पंजाब में किसका शासन था? तो पंजाब में जो है खुसरो मलिक का शासन था। खुसरो मलिक जो कि गजनी वंश का शासक है। ठीक, गजनवी वंश का शासक कौन है? खुसरो मलिक है। तो पंजाब पर इसका शासन है। और जो सिंध है यहाँ पर किसका शासन है? मैंने बताया था कि सिंध पर मुस्लिम शासकों का शासन है, जिसमें जो कीरामाथी सिया जो हैं इनका शासन था। यानी सुन्नी और सिया जो होते हैं, तो सिया में भी कीरामाथी जो सिया होते हैं उनके वंश के शासकों का यहाँ पर शासन था सिंध में। ठीक, अगर हम भारत में वर्तमान समय की भारत की बात करेंगे तो दिल्ली में किसका शासन था? दिल्ली में इस समय पृथ्वीराज चौहान, इसी को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। ठीक, इन्हीं को पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान इनका शासन था। अगर हम कन्नौज की बात करेंगे तो कन्नौज में किसका शासन था? तो जयचंद इस समय शासन कर रहे थे। ठीक, जयचंद कहाँ पे शासन कर रहे थे? कन्नौज में शासन कर रहे थे। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जो हैं इस समय मूलराज द्वितीय
ठीक, मूलराज द्वितीय का शासन था। ठीक, किसका शासन था? मूलराज द्वितीय का, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। वंश कौन सा था? चालुक्य वंश। ठीक, चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन कहाँ पे था? गुजरात में था। इनकी राजधानी क्या थी? अनिलवाड़ा थी। अगर हम बुंदेलखंड की बात करेंगे, बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड में कौन थे? बुंदेलखंड में शासक थे परमार्दिदेव। इन्हीं को परमल भी कहा जाता था, परमार्दिदेव या परमल। ठीक, इनका शासन कहाँ पे था? बुंदेलखंड में। जो आल्हा और उदल के विषय में आपने पढ़ा होगा, तो आला उदल इन्हीं के परमार्दिदेव के ही सेनापति थे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वर्तमान समय में का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, अगर उसको हम मिला लेते हैं तो पूरा एरिया उस समय भारत ही कहा जाता था। तो पंजाब जो है वर्तमान समय के पंजाब, भारत के पंजाब को नहीं आप सिर्फ देखोगे, भारत और पाकिस्तान के मिला करके, यानी पाकिस्तान का जो पंजाब वर्तमान समय में और वर्तमान समय का भारत का जो पंजाब है, पूरा एरिया मिला हुआ था। तो पंजाब में खुसरो मलिक का शासन था। कहाँ किस वंश का? गजनी वंश का शासक है। मुल्तान जो है, यहाँ पर एक मुस्लिम शासक थे, उनका शासन था। सिंध पर जो किरामाथी शिया होते हैं, शियाओं की कई, जैसे उसमें होता है ना कि कई वंश होते हैं, कई संप्रदाय होते हैं, तो किरामाथी शिया जो हैं वह सिंध में शासन कर रहे थे। दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं को कहा जाता है। और कन्नौज से जयचंद। कहाँ से? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो कन्नौज से जयचंद। गुजरात से मूलराज द्वितीय शासन कर रहे थे, चालुक्य वंश के थे। और जो बुंदेलखंड का एरिया है, वहाँ से परमार्दिदेव या उन्हीं को परमल कहा जाता है। यह सब शासक मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। ठीक, मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी कभी टीजीटी या फिर पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी जो है भारत पर किस मार्ग से या फिर किस दर्रे से प्रवेश किया था। तो मोहम्मद गौरी, ठीक, ग से गौरी, तो आएगा किससे? गोमल से। ठीक, गोमल दर्रे से भारत आया था। अगर गजनी की बात करेंगे, महमूद गजनवी की बात करेंगे, तो वह किससे आया था? वह खैबर दर्रे से आया था। ठीक, खैबर दर्रे से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। गोरी जो है गोमल दर्रे से, ग से गोरी और ग से ही गोमल होता है, तो गोमल दर्रे से गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम आगे देखते हैं, जो मैंने बताया कि कौन कौन से क्रम में, कई बार पूछा जाता है किस किस क्रम में आक्रमण हुआ है, तो सबसे पहला जो इसका आक्रमण है मुल्तान पर इसने किया 1175 के टाइम पे। फिर उसी टाइम पे सिंध पर, ठीक, 1175 में मुल्तान और सिंध पर किया। अगर हम महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण जो है गुजरात पर हुआ, जिसकी राजधानी क्या थी? अनिलवाड़ा। ठीक, यहां पर इसने आक्रमण किया। अब शासक कौन है गुजरात का? तो मैंने बताया आपको, शासक गुजरात का कौन है? मूलराज द्वितीय। ठीक, जब गौरी ने आक्रमण किया मूलराज द्वितीय पर, तो प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं कि किसने गौरी को पराजित किया, एक प्रश्न। दूसरा, शासक कौन था? तो शासक कौन है? मूलराज द्वितीय है। पर युद्ध किससे हुआ? युद्ध किससे किसके बीच में हुआ है? ठीक, युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो युद्ध हुआ है मोहम्मद गौरी और वर्सेज भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो इसका छोटा भाई, मूलराज द्वितीय का क्या है? छोटा भाई। ठीक, मूलराज द्वितीय के छोटे भाई हैं भीम द्वितीय, और इनकी माता थी नायिका देवी। ठीक, इन दोनों ने युद्ध किया था किससे? मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था और मोहम्मद गौरी को युद्ध में पराजित कर दिया था। ठीक, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय है।
ठीक, मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय भारत में कब, युद्ध कब हुआ, 1178 ईस्वी में। ठीक, 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ा पर इसने आक्रमण किया। शासक कौन है, मूल राजदूती। युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, गोरी वर्सेस भीमदूती और उनकी माता नायिका देवी थी, दोनों ने मिलकर के युद्ध लड़ा। मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय हुई। ठीक, कौन से युद्ध में, गुजरात के युद्ध में। आगे देखते हैं जो इसका अगला आक्रमण होता है। इसका अगला जो आक्रमण है वह तराइन का आक्रमण होता है। तराइन का जो युद्ध है 1191 में पहला आक्रमण इसने किया तराइन पर। तराइन का युद्ध इसे बोला जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, कब हुआ, कब है, 1191 ईस्वी में। 1191 किसके किसके बीच में, तो पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम क्या है, आपको पता है। युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज विजयी होते हैं, मोहम्मद गोरी पराजित होता है। एक चीज ध्यान में रखिए कि पृथ्वीराज को ही राय पिथौरा भी कहा जाता था, राय पिथौरा। ठीक, पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। जब मोहम्मद गौरी हार जाता है तो क्या कहते हैं, यह फिर अपने प्रांत में यानी गजनी चला जाता है। और क्या कहते हैं, जो तराइन का युद्ध है यह द्वितीय पराजय है, किसकी, गोरी की। गोरी की द्वितीय पराजय, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। यानी भारत में दूसरी बार जो है गौरी पराजित हुआ। पहली बार भीम द्वितीय जो शासक है उनसे हुआ, परंतु युद्ध किसने लड़ा, भीम द्वितीय ने युद्ध लड़ा था और शासक कौन है, मूल राजदूती हैं। जबकि दूसरी पराजय राय पिथौरा या फिर पृथ्वीराज तृतीय के हाथों हुई। ठीक, इस युद्ध में जो सेनापति हैं, किसके, पृथ्वीराज के सेनापति कौन थे, खांडे राव, या फिर इन्हीं को गोविंद राय भी कहा जाता था। ठीक, खांडे राव या फिर गोविंद राय इसके सेनापति थे। इन्हीं को स्कंद भी कहा जाता था। क्या, स्कंद भी इन्हीं का नाम था। तो ध्यान में रखिएगा, तीनों एक ही नाम है, जबकि कई पुस्तकों में ऐसा लिखा जाता है कि खांडे राव अलग हैं, गोविंद राव अलग हैं, दो सेनापति थे। ठीक, दो सेनापति नहीं, एक ही सेनापति, इन्हीं का नाम खांडे राव, गोविंद राव या फिर स्कंद था। इन्होंने अपने भाले से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया, मरने ही वाला था। तब तक गौरी का एक सैनिक था, उसको बचा लेता है और फिर यह भागने लगते हैं। अब यहीं पर जो हैं पृथ्वीराज या राय पिथौरा ने गलती कर दी। जब सेना भागने लगी तो पृथ्वीराज ने इनको छोड़ दिया, मारा नहीं इनको, क्या कहते हैं, वहाँ तक अपनी सीमा तक दौड़ाना चाहिए, पराजित करना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए, परंतु इन्होंने छोड़ दिया। तो जब वहाँ पे गजनी जाता है 1 साल तक न तो वह ठीक से खाना खाता है न ठीक से सोता है। युद्ध कैसे जीता जाए पूरी रणनीति बनाता है। फिर उसके बाद दूसरी बार 1192 में फिर आक्रमण करता है। पृथ्वीराज क्या करते हैं, जीतने के बाद ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और उसके साथ ही साथ बहुत सारे भारतीय शासक हैं उनसे यह युद्ध में लगे रहते हैं। तराइन के युद्ध से पहले ही आपने देखा होगा इनका युद्ध एक होता है जो मैंने बताया था, यहाँ के बुंदेलखंड के शासक थे परमार्दी देव, बुंदेलखंड या कालिंजर इसी को कहा जाता था, उनसे इनका युद्ध होता है। उन्हीं में एक कथा है कि परमार्दी देव के जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं सेनापति थे, किसके, परमल के, यानी परमल या परमार्दी देव, इनके सेनापति कौन है, आल्हा और उदल। ठीक, यह 2 सेनापति थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। ऐसा माना जाता है वर्तमान समय में भी कि जो मैहर में माँ शारदा देवी का मंदिर है उनकी जो सुबह की पहली आरती और पहली बार जो पूजा होती है वह आल्हा आकर के खुद पूजा करते हैं। तो युद्ध में क्या कहते हैं, पृथ्वीराज जो हैं
पराजित होते हैं। इनके गुरु आल्हा और उदल के जो गुरु हैं गोरक्षनाथ इनको मानते हैं। तो इनके कहने पर आल्हा उदल ने क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया था, यानी इनको प्राण दंड नहीं दिया, प्राण दान दे दिया। तो इसी में एक कविता भी आपने सुना होगा कई बार रील्स में, या फिर बुंदेलखंड का जो एरिया है अभी भी वहाँ पर यह कविता बहुत ही प्रचलित है। जैसे उसमें कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबा वाले इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। यानी ये आल्हा जो अभी भी गाया जाता है बुंदेलखंड का, वहाँ की शान है, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। उसी में कविता में आगे लिखा गया है, बड़े लड़ैया महोबा वाले खनक खनक बाजे तलवार, रण में डंका बजने लागे, सज गए अहिरन के सरदार। यानी कई इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो आल्हा और उदल हैं अहिर वर्तमान में जो यादव या फिर अहिर जाति है उससे संबंधित है, परंतु कई इतिहासकार मानते हैं कि यह जो है राजपूत शासक या राजपूत सरदार थे। तो इसमें मतभेद है, परंतु हमें ध्यान में क्या रखना है, परमर्द जो हैं वहाँ के शासक बुंदेलखंड या कालिंजर के हैं, उनके सेनापति आल्हा और उदल थे। इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को कई बार युद्धों में पराजित किया था। तो जो यह तथ्य है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि आल्हा और उदल किस शासक के अंतर्गत या फिर किस शासक के सेनापति थे। तो याद रखिएगा बुंदेलखंड या कालिंजर के शासक कौन हैं, परमार्दी देव या परमल के सेनापति ये लोग थे। अगर हम आगे देखते हैं, जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, कब तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 में। किसके बीच में, वही हैं पृथ्वीराज और गोरी के बीच में। अब क्या हो रहा है, अब जो गोरी है पूरी तैयारी के साथ में आया, ठीक, पूरी तैयारी के साथ में आया है, सेना भी बढ़ा के आया है, पूरा उसने अध्ययन किया किस प्रकार से राजपूत शासक लड़ते हैं, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी जो मजबूत पक्ष उनका क्या है, इसका पूरा उसने 1 साल तक अध्ययन किया। उसके बाद फिर अपनी लगभग 1,30,000 या 40,000 की सेना लेकर के भारत पर आक्रमण किया। अब सेना को लेकर के मतभेद है, जैसे मिनहाज जो हैं इतिहासकार, मिनहाज हैं जो लेखक हैं, इनका मानना है कि 1,20,000 की सेना लेकर आया था, ठीक, कितना, 1,20,000 की सेना लेकर के इसने भारत पर आक्रमण किया। किसने, गोरी ने। जबकि ईसामी जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, ईसामी का मानना है कि 1,30,000 की सेना लेकर के इसने भारत पर आक्रमण किया। उसी समय के एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं फरिश्ता, ठीक, फरिश्ता का क्या कथन है, फरिश्ता जो लिखते हैं कि महमूद गजनवी की सेना में 3 लाख राजपूत और अफगान सरदार और 3,000 हाथी, ठीक, 3 लाख राजपूत और अफगान सरदार मिलकर के, इसके साथ ही साथ 3,000 हाथियों के साथ पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया, ठीक। तो सेना को लेकर के सब में मतभेद है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि दोनों की सेना लगभग अंतर ज़्यादा था। जैसे कि इनका अगर 1,20,000 मान लोगे तो लगभग 2 लाख 2.5 लाख के बीच में इनकी भी सेना थी। अब पराजित हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। पराजित होने के कई कारण हैं, जैसे मैंने बताया कि यह अपने भोग विलास में और पड़ोसी राज्यों से युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि मोहम्मद गौरी जब यहाँ से पराजित होने के बाद जाता है तो 1 साल उसने पूरे परिश्रम के साथ पूरा इनकी जो राजपूतों की कमियां हैं और उनकी अच्छाइयां, मजबूती, सेना के पक्ष में क्या क्या है उसको लेकर के पूरा उसने अध्ययन किया। किस माह में कब आक्रमण करना जलवायु की दृष्टि से सही होगा, इसको भी उसने बढ़िया से अध्ययन किया। तो जब आक्रमण होता है तो राजपूत शासक या राजपूत सैनिक जो हैं वे पराजित होते हैं। जब युद्ध होता है तो जो पृथ्वीराज तृतीय जब पराजित हो जाते हैं तो इसके पराजय के कई कारण हैं। पहला कारण
तत्कालीन समय के जितने भी भारतीय शासक हैं वे युद्ध की एक नैतिक नीति का हमेशा अनुसरण करते थे। जैसे अगर विपक्षी दल का कोई भी व्यक्ति, अगर सैनिक युद्ध कर रहा है, अगर वह निहत्था हो जाता था तो राजपूत सैनिक कभी भी उस पर आक्रमण नहीं करते थे। ठीक, अब इसका अपोजिट यानी उल्टा होता था। अगर राजपूत सैनिक या फिर कोई भी सैनिक, भारतीय सेना का सैनिक निहत्था होता था तो तुरंत अवसर पा करके जो आक्रमणकारी सेना है उस पर आक्रमण करती थी और उन्हें मार डालती थी। तो इसका एक जो भले ही नैतिक दृष्टि से अनुचित हो, परंतु युद्ध में क्या नैतिक है क्या अनैतिक है इसका अनुसरण सिर्फ भारतीय शासक करते थे। जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं उनका कहीं से भी युद्ध का मतलब युद्ध होता था, युद्ध में वह पराजित होना नहीं चाहते थे। वे सर्वथा साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का अनुसरण करके उनका मेन उद्देश्य होता था जीतना, जबकि भारतीय शासकों का या सैनिकों का उद्देश्य होता था युद्ध भी अगर हो रहा है तो वह नैतिक दृष्टि से होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से पराजित होने के बाद यहाँ पर जो ये हैं पृथ्वीराज चौहान हैं, इसके विषय में कहा जाता है, कई इतिहासकार और समकालीन लेखक जो हैं चंद्र बरदाई, उनका मानना था कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनको ले जाया गया गजनी। कहाँ पर? गजनी ले जाया गया, जहाँ पर उनको दंड दिया जाने वाला था। इनके साथ में पृथ्वीराज चौहान के साथ में चंद्र बरदाई भी उस समय थे। उन्होंने बताया है कि उनको दंड दिया जाने वाला था। तब उस समय चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी उन्होंने एक संदेश दिया पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि उसके पहले ही इनको अंधा कर दिया गया था, यह देख नहीं सकते थे। तो इन्होंने एक संकेत में बताया कि कितनी दूरी पर जो सुल्तान है मोहम्मद गौरी बैठा है और किस तरीके से आप उस पर हमला करके उसको मार सकते हैं। यानी 4 बांस, उसकी जो ऊंचाई है 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण यानी 4 बांस हैं फिर 24 गज फिर 8 अंगुल ऊपर सुल्तान बैठा है। तो इसको सुनकर के पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई को भी मार दिया जाता है। जबकि उसी समय के एक इतिहासकार मिनहाज हैं जो अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में, कौन सी पुस्तक? तबकात ए नासिरी किसकी पुस्तक है? मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है। इसमें कहते हैं कि युद्ध भूमि में ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान को युद्ध भूमि में मार दिया गया। किसने कहा? मिनहाजुद्दीन सिराज, उनकी पुस्तक तबकात ए नासिरी से हमें यह जानकारी मिलती है। हसन निजामी जो हैं, हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासीर में लिखा है कि गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को गिरफ्तार कर लिया था, कुछ समय के लिए अजमेर में कैद कर दिया था। बाद में यह गौरी के अधीन शासक के रूप में कार्य करने लगते हैं। बाद में विद्रोह करने पर इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, तो यानी कुल मिला के इनके मृत्यु से संबंधित, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित जो बातें हैं उसको लेकर के इतिहासकार एकमत नहीं है। परंतु जो सबसे मान्य तथ्य है वह यह है हसन निजामी का। हसन निजामी की बात को अधिकांश इतिहासकार जो है मानते हैं कि वह गौरी के अधीन सेना में गौरी के अधीन शासक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया? ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाया। ठीक, ऐबक को भारतीय प्रांतों का प्रतिनिधि बना करके कहाँ चला जाता है? अपने वापस गजनी चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर कहाँ पे है? वर्तमान समय में यूपी यानी उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद के आसपास का एरिया। ठीक, फिरोजाबाद के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वह चंदावर कहा जाता था प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में। तो 1194 में
मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। युद्ध किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी वर्सेज जयचंद के बीच। ठीक, जयचंद कौन है? जयचंद कन्नौज के शासक हैं। इनकी पुत्री को ही पृथ्वीराज तृतीय ने अपहरण करके, जब उसका क्या कहते हैं स्वयंवर हो रहा था, अपहरण करके खुद से विवाह कर लिया था। तो इसको लेकर के जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय में हमेशा बैर भाव रहता था, हमेशा यह आपस में लड़ते रहते थे। इसीलिए आपने देखा होगा जब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया तराइन पर पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर, तो जयचंद ने सहायता नहीं की थी। तो यहाँ पर क्या होता है? युद्ध का वही परिणाम होगा। जयचंद इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, क्योंकि अकेले हैं, तो जयचंद यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। फिर क्या होता है? 1195-96 में फिर गौरी आक्रमण करता है। ठीक, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1195 और 96 में बयाना पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक कौन है? कुमारपाल। कुमारपाल इसको हरा दिया मोहम्मद गौरी ने। फिर उसके बाद उसी टाइम बयाना के बाद इसने किया, कहाँ पर आक्रमण किया? ग्वालियर पर। यहाँ का शासक था सुलक्षण पाल। इसको भी पराजित कर दिया मोहम्मद गौरी ने। दोनों जो जगह है, इस पर प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया? बहाउद्दीन तुगरिल खां। ठीक, बयाना और ग्वालियर पर शासन करने का अधिकार किसको दिया? अपना सरदार नियुक्त किया। किसको? बहाउद्दीन तुगरिल खां को वहां पर नियुक्त किया। ठीक, तो यह तथ्य पूछा जाता है। फिर उसके बाद यह वापस चला जाता है, मोहम्मद गौरी गजनी चला जाता है। 1205 में एक युद्ध होता है, 1205 में अंधखुंद का युद्ध। ठीक, अंधखुंद का युद्ध होता है। इस युद्ध में किसके बीच में होगा? गौरी के बीच में, गौरी और ख्वारिज्म के शाह के बीच में युद्ध होता है और गौरी यहाँ पर पराजित हो जाता है। ख्वारिज्म का जो शाह है वह जीत जाता है। तो यह जो मोहम्मद गौरी है, इसकी तृतीय पराजय होती है। पहला आपने देखा होगा गुजरात में हारता है भीमदूती से, दूसरा तराइन का प्रथम युद्ध में हारता है, तीसरा अंधकुंद का जब युद्ध 1205 में है। अंधकुंद कहाँ पे? मध्य एशिया में है। वहाँ पर जब यह हारता है तो यह इसका तीसरा पराजय होता है। उसके बाद क्या होता है? मोहम्मद गौरी ने आखिरी बार आक्रमण किया 1205 के ही करीब में पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में जो उस समय के जो शासक थे, खोखर सरदार थे, इनके ऊपर आक्रमण किया इसने। ठीक, खोखर सरदारों पर इनका दमन करने के लिए इन पर आक्रमण किया और इन्हें पराजित किया। ठीक, जब यहाँ पर आक्रमण किया था, पंजाब में इसने आक्रमण किया था, तो इसी युद्ध में क्या होता है? इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा था। ठीक, उसकी वीरता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने क्या किया? ऐबक को बुलाया। ऐबक कौन है? इल्तुतमिश का मालिक है। ठीक, यानी इल्तुतमिश किसका गुलाम है? ऐबक का। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? ऐबक। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो मोहम्मद गौरी ने बुलाया ऐबक को और कहा कि इल्तुतमिश एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ठीक, उसकी वीरता से खुश होकर के उसने कहा कि तुम इसे दासता से मुक्त कर दो। तो गौरी यानी अपने मालिक के आदेश पर इल्तुतमिश को मुक्त कर दिया। किसने? ऐबक ने। यानी अपने मालिक से पहले ही यह दासता से मुक्त हो गया। इसीलिए आप जब देखोगे दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है, तो कई लोग ऐबक को मानते हैं, जबकि ऐबक नहीं माना जाता, क्योंकि वह उस समय तक गुलाम ही था। इल्तुतमिश जो है ऐबक से पहले दासता से मुक्त हो गया था, और जब वह शासक बना था तो वह गुलाम नहीं था। ठीक,
उसके बाद क्या होता है, जब ऐबक को उसने दास्ता से मुक्ति प्रदान करवा दी ऐबक, इसके बाद 12 मार्च 1206 को दमयक एक स्थान है, और देखिएगा ध्यान में रखिएगा कई जगह या 12 मार्च भी है, कई पुस्तकों में 15 मार्च है। ठीक है, तो सही तो 15 मार्च ही है, तो ध्यान में रखिएगा 15 मार्च 1206 है, कई पुस्तकों में 12 मार्च भी मिलेगा। तो ऑप्शन देख करके ध्यान में रखिएगा कौन सा ऑप्शन पूछता है, परंतु मैक्सिमम जो इसका सही आंसर 15 मार्च ही माना जाता है। तो 15 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान है, मोहम्मद गौरी नमाज पढ़ रहा था, वहीं पर कुछ व्यक्तियों ने इस पर आक्रमण किया और इसको मार डाला। ठीक, सिंधु नदी के किनारे दमयक स्थान है, वहाँ पर आक्रमण करके मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मोहम्मद गौरी जो है भारत पर शासन स्थापित नहीं कर पाया पूरी तरीके से, बल्कि उसके जो गुलाम दास थे उन्होंने यहाँ पर उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करना शुरू किया था, जिसमें आपने देखा होगा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उभर कर सामने आता है वह कौन है, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके कई और दास थे, जिसमें आप देखोगे कुबाचा और यल्दौज के बारे में जब दिल्ली सल्तनत में पढ़ाऊंगा, ऐबक के विषय में शुरू करूंगा, तो वहाँ पर कुबाचा और यल्दौज की भूमिका बहुत बढ़ के सामने आती है, क्योंकि तीनों में संघर्ष होने लगता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन करेगा, इसको लेकर के। तो जो कई बार मोहम्मद गौरी के सेनापतियों से संबंधित भी प्रश्न पूछ जाता है, तो उसमें 3 तो आपको मैंने बता दिया, यल्दौज, कुबाचा और ऐबक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ खारबक एक सरदार था, सेनापति था, खरमेल एक था, एक इलाह था, और एक मुकलबा, खरमक, खारमेल, इलाह और खारबक, ये 4-5 सरदार जो उसके बहुत मुख्य सरदार थे, ये लोग मुख्य सेनापति भी थे। इन्हीं की बदौलत अक्सर युद्धों में मोहम्मद गौरी जो है विजित रहता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा जो मैंने तथ्य बताए हैं, अक्सर ऐसे ही तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मोहम्मद गौरी का जो चैप्टर है, इससे ज़्यादा प्रश्न तो आते नहीं हैं, परंतु जो प्रश्न आते हैं उसको मैंने पूरा कवर करा दिया है। अब इसके समय का हो सकता है कुछ तथ्य छूट गया होगा, तो अगले वाली क्लास में या फिर जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो उस क्लास में हम इसको शामिल करेंगे। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी हम जब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तब पूरी हमारी तैयारी मानी जाती है। तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।